यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ जो यूजीसी नेट का पेपर आपका 2023 के अंदर मार्च के अंदर हुआ था, मॉर्निंग शिफ्ट का 3 मार्च को जो आपका पेपर हुआ था, क्वेश्चन पेपर विद आंसर की। तो आप अपने क्वेश्चन देख लीजिएगा कौन कौन से कितने कितने ठीक हुए हैं। ये मैं मॉर्निंग शिफ्ट का लेकर के आया हूँ। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो जो मैंने डाल दी है अभी, वो है सेकंड शिफ्ट की, जो इवनिंग शिफ्ट में हुई थी। तो दोनों शिफ्ट के क्वेश्चन पेपर मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। आप देख लीजिएगा आपके कितने क्वेश्चन ठीक हैं। तो उसी के हिसाब से आपको अगर इसकी पीडीएफ चाहिए तो जो मेरा व्हाट्सअप नंबर है ये नोट कर लीजिएगा, 93 503 और 44 727। इस व्हाट्सअप नंबर पर आपको ये क्वेश्चन पेपर विद आंसर की ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी। अगर इसकी पीडीएफ आपको चाहिए, इसके साथ ही साथ हमारे यहाँ पर यूजीसी नेट की तैयारी के लिए जून 2023 के यूजीसी नेट की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो जून 2023 के लिए, तो उसके लिए 10 की 10 यूनिट का जो यूनिट आपकी है, 10 की 10 यूनिट है, उनकी पीडीएफ आपको मिलेगी। ठीक है, इसकी पीडीएफ आपको यहाँ प्रोवाइड कराई जाएगी। और अब जून 2023 के लिए आपको यहाँ क्या फ्री में तैयारी करवाई जाएगी हमारे इस चैनल पर। तो चैनल के साथ बने रहिएगा और देखिए क्वेश्चन पेपर किस प्रकार के क्वेश्चन आए हैं। अब की बार जो क्वेश्चन था थोड़ा जिक के टाइप का था। ठीक है, तो आइएगा हम शुरुआत करते हैं जो यहाँ तीसरे क्वेश्चन से, क्योंकि 2 क्वेश्चन जब वो पीडीएफ डाउनलोड करी थी वहाँ से एनटी की साइट से, तो वो उसके अंदर नेम वगैरह होते हैं, तो वो पेज डिलीट हो गया था। तो लेकिन फिर भी मैं तीसरे क्वेश्चन से, 2 क्वेश्चन ब्लैंक हो गए पीडीएफ फाइल में, लेकिन मैं तीसरे क्वेश्चन से शुरुआत कर रहा हूँ। तो आपका एक क्वेश्चन आया हुआ था कि निम्नलिखित में से कौन सा दक्षिणी अमेरिका देश यानी कि ओपेक का अंग है। तो इसका आपका क्या आ जाएगा, वेनेजुएला क्या है, इसका सदस्य देश है। ठीक है, ओपेक संगठन का। ठीक है, ओपेक का मुख्यालय कहाँ स्थित है, ये ब्रुसेल्स में स्थित है। ठीक है, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन और आया है मिलान वाला। ठीक है, तो ओपेक का मुख्यालय वियना के अंदर है। ओपेक का मुख्यालय कहाँ है, वियना के अंदर है। वियना कहाँ है, ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में है। ठीक है, और इसके ये क्या है, इसके अंदर ये क्या तेल निर्यातक कम है, तेल निर्यातक देश है इसके अंदर, जैसे कि ईरान, इराक, सऊदी अरब, वेनेजुएला। ठीक है, ये देश इसके अंदर आते हैं। ठीक है, आगे हम बात करते हैं कि जो आपका अगला क्वेश्चन आपका चौथा क्वेश्चन क्वेश्चन चौथा आपका ये सीक्वेंस में देखते हुए, डिजिटल बिम की व्याख्या के लिए निम्न से किस बिम संवर्धन विधि का अनुप्रयोग किया जाता है। तो इसका जो आपका है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन, इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 यानी कि स्थानिक लक्षण बदलाव इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये जो आपका रिमोट सेंसिंग से क्वेश्चन आपका आया हुआ है। आगे हम बात करते हैं, अगला क्वेश्चन जो आपका आया हुआ है देखिएगा, ये आपका जियोमॉर्फोलॉजी का क्वेश्चन है। जब पृथ्वी के पटल पर सेल विभंग होता है यानी कि सेलें टूटती हैं, तो पुनः वही सेल पिंड भिन्न दिशाओं में गतिशील होते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, भ्रंश कहते हैं। तो आपको पता है कि भ्रंश के अंदर क्या होता है, जैसे कि ये चट्टान है। ठीक है, ये चट्टान है और ये इस प्रकार से यहाँ टूट के क्या नीचे की तरफ चली जाएगी, ये इस डायरेक्शन में चली जाएगी, ये ऊपर की तरफ चली जाएगी। ठीक है, तो ये आपका इसे कहते हैं भ्रंशन कहते हैं। वलन के अंदर क्या होता है, वलन के अंदर आपकी जो चट्टान है इस प्रकार से टूटती नहीं बल्कि इस प्रकार लहर के रूप में हो जाती है। ठीक है, संधि का मतलब क्या है, यानी कि जुड़ना, 2 चीजों का जोड़ है। ठीक है, और दरार का मतलब क्या है कि दरार भ्रंश में फर्क ही है, यानी कि जब दरार आती है तो वो चट्टान है वो वहीं पर रहती है। ठीक है, दरार आती है, जैसे कि आपके फोन के अंदर आपकी स्क्रीन है वो टूट जाती है तो उसके अंदर दरार आ जाती है, तो वो अलग नहीं होती है, यानी कि वहीं पर रहती है। तो उसे दरार और भ्रंश में फर्क यह है कि भ्रंश के अंदर जो चट्टानें टूट कर है वो सरक जाती हैं। ठीक है, तो इसलिए इसका भ्रंश राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो भ्रंश भी आपके 3 प्रकार के होते हैं, सामान्य भ्रंश, व्युत्क्रम भ्रंश। तो इनके कारण जो आपके जैसे कि नर्मदा घाटी है वो क्या है आपका इस प्रकार जो इससे रिलेटेड, यानी कि नर्मदा घाटी के भ्रंश घाटी से होकर के बहती है, भ्रंश घाटी से होकर बहती है नर्मदा नदी। ठीक है, और आगे हम बात कर लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विवर्तनिक बलों के कारण निर्मित होता है। तो विवर्तनिक बलों के कारण कौन सा निर्मित होता है, यही फिर मैंने अभी बताया ही था। तो जो आपका क्या है, रिफ्ट घाटी,
रिफ्ट घाटी, यानी कि रिफ्ट घाटी जो आपकी नर्मदा नदी है, रिफ्ट घाटी जिसे हम कहते हैं, तो इसका निर्माण होता है। ठीक है। अंध घाटी किससे निर्माण होता है? अंध घाटी आपका भूगर्भ यानी कि भूमिगत जल से निर्मित तलाकृति। यू आकार की घाटी आपका हिमनदी से निर्मित तलाकृति है। वी आकार की घाटी जो आपका है नदी द्वारा बनाई गई पहली तलाकृति, यानी कि नदी जब लंबवत अवरोधन करती है तो वी आकार की घाटी का निर्माण होता है। ठीक है, तो इसका ये हो जाएगा। साथ साथ हम एक्सप्लेनेशन के साथ देख रहे हैं इन क्वेश्चंस को। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा वृत्त संचलन का त्रिव प्रकार नहीं है? तो यहां पूछा है कि त्रिव प्रकार नहीं है, तो मृदा सर्पण, यानी कि मृदा सर्पण क्या है कि जैसे कि आप देखते हैं कि कहीं पहाड़ी पर घर बना हुआ है। ठीक है, और जैसे कि पहाड़ी पर घर बना हुआ है, ये पहाड़ी ऐसे ढलान है, यहाँ पर घर बना हुआ है, तो इसके अंदर जो दीवार है वो थोड़ी सी तिरछी हो जाती है। एनसीईआरटी की बुक के अंदर आपने ऐसा डायग्राम देखा होगा कि ये मिट्टी को ऐसे रोकने के लिए दीवार बनाई गई है, ये थोड़ी सी क्या टेढ़ी हो जाती है ऐसे। ठीक है, तो ये होता है मृदा सर्पण, यानी कि मिट्टी है धीरे धीरे सरकती है। तो यहाँ पूछा कि वर्ध संचलन नहीं है, यानी कि इसके अंदर जो मिट्टी है वो धीरे धीरे सरकती है और पता भी नहीं चलता। तो इसलिए त्रिव के अंदर क्या होगा आपका, योसेल पतन ये सब कुछ त्रिव के अंदर आता है, लेकिन मृदा सर्पण जो है वो स्लो, इनकी वो दूध संचलन है, यानी कि जो सेल है वो धीरे धीरे सरकती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन सीरियल नंबर क्वेश्चन 8। ठीक है, क्वेश्चन ID 18,008। ठीक है, तो इसके अंदर आपका देखिएगा क्या आया हुआ है, इसके अंदर दे रखा है आपको कि उष्णकटिबंधीय चक्रवात के बनने के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कारक सही नहीं है? तो उष्णकटिबंधीय चक्रवात से रिलेटेड कौन सा कारक सही नहीं है? तो इसका जो आपका क्वेश्चन कितना है, इसका जो आपका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा वो देखिएगा, इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 1 ही हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर 1 क्या है, उष्णकटिबंधीय चक्रवात निम्न अक्षांशों में भूमध्य रेखा के 5 के भीतर समुद्र बनते हैं। लेकिन ये गलत बात है, जो आपकी ऐसे इक्वेटर लाइन है, ये भूमध्य रेखा है, तो यहाँ पर जो है ना इनकी चक्रवात बनते ही नहीं है कि 5 उत्तरी और 5 दक्षिणी अक्षांशों के बीच क्या है, चक्रवात नहीं बनते। क्यों नहीं बनते? यहाँ क्योंकि यहाँ क्या पाया जाता है आपका, वो इनकी शांत पार्ट पाया जाता है, क्योंकि यहाँ सूर्य किरणें सीधी पड़ती है और जिसके कारण क्या है, जो हवा गर्म होकर ऊपर उठती है, तो जिसके कारण क्या है यहाँ की चक्रवात नहीं बन पाते। ठीक है, थोड़ा इस साइड 5 से ऊपर जाकर के आप 30 अक्षांशों 35 अक्षांशों तक जाकर के आपके चक्रवात बनते हैं। ठीक है, इनकी आपके 5 से लेकर के 35 अक्षांशों 40 अक्षांशों तक बनते हैं। उसके बाद में ऊपर 65 से नॉर्थ की तरफ जो है शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात बनते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन आया हुआ है। अगला क्वेश्चन आपका देखिएगा, कोपेन का जलवायु वर्गीकरण से रिलेटेड क्वेश्चन है। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण से हर बार मोस्टली क्वेश्चन आते हैं। तो इसके अंदर पूछा गया है कि कौन सा सही नहीं है, यानी कि AF उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु आप तो पता ही है। उसके बाद में आपका CFB समुद्री पश्चिमी तटीय जलवायु, ये भी ठीक है। ET टुंड्रा, लेकिन BS है वो शुष्क मरुस्थलीय जलवायु, ये मिलान सही नहीं है। ठीक है, तो ये इसका जो आपका ऑप्शन नंबर 2 है, इसका ये सही हो जाएगा। ठीक है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या हुआ है ये देखिएगा। अगला क्वेश्चन, 3 सेलों वाले परिचालन मॉडल में हेडली सेल को चलाने वाली ऊर्जा की निम्नलिखित में से किस द्वारा आपूर्ति की जाती है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, कपासी वर्षा मेघों के निर्माण के दौरान उत्सर्जित गुप्त ऊष्मा। ठीक है, तो जो आपकी हेडली कोशिका है वो हेडली कोशिका कहाँ चलती है, यानी कि ये आपकी 3 कोशिकाएं पाई जाती है इसके अंदर। हेडली कोशिका भूमध्य रेखा के पास, उसके बाद में फेरल कोशिका, उसके बाद में ध्रुवीय कोशिका। तो ये सबसे पहले भूमध्य रेखा के करीबन हेडली कोशिका, उसके बाद में शीतोष्ण कटिबंध में फेरल कोशिका और यहाँ ध्रुवीय कोशिका। ठीक है, तो ये 3 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है, तो इसका ये राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं कि ब्यूफोर्ड स्केल किसका माप है? तो ब्यूफोर्ड स्केल किसका माप है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, पवन का वेग, यानी कि पवन का वेग, यानी कि पवन कितनी गति से चल रही है। इसका ब्यूफोर्ड स्केल कैसा होता है कि जैसे कि आपने वो बस, रोडवेज बस के ऊपर देखा होगा ना, ऐसे ऐसे वो लगे होते हैं 3 कप से। ठीक है, ऐसे 3 कप से लगे होते हैं
और जैसे ही जितनी बस तेज चलती है उतनी ज़्यादा ये क्या है, ये गोल गोल पंखी सी घूमती है, ठीक है। तो इसी प्रकार का ज्योग्राफी के अंदर भी जो आप मौसम विज्ञान वाले होते हैं उनके पास भी ऐसा यंत्र होता है। तो वो क्या मापता है कि जो मौसम विभाग वाले क्या है, पवन कितनी तेज चल रही है उसकी गति को मापते हैं, ठीक है। तो ये इसे ब्यूफोर्ड स्केल ही होता है ये, ठीक है। इसके द्वारा इसको मापा जाता है पवन के वेग को, ठीक है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं कि जो आपका पवन की जो दिशा को किससे मापा जाता है, ठीक है। इसका आपको कमेंट में आंसर देना है। उसके बाद में आर्द्रता और हिमपात को किस में मापा जाता है, आपको इसका कमेंट में आंसर देना है, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं, पड़ोसी कॉन्सेप्ट पर काम करते हैं कई बार वे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको बताना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से किस महासागर में सर्वाधिक विस्तृत जो है महाद्वीपीय ढाल क्षेत्र है। तो ये आपका क्या है, अटलांटिक महासागर है। यानी कि जो महाद्वीपीय ढाल क्षेत्र आपका देख ये 3-4 होते हैं, इनको सीक्वेंस में जैसे याद रखिए। सबसे पहले महाद्वीपीय मगन तट होता है, मगन तट, उसके बाद महाद्वीपीय ढाल, ठीक है। और उसके बाद में जो आपका गहरे मैदान, ठीक है, गार्ज, इस प्रकार मतलब अलग अलग 3 सीक्वेंस में होता है। तो इस प्रकार सबसे ज़्यादा जो महाद्वीपीय, यहाँ किसकी बात हो रही है, महाद्वीपीय ढाल की बात हो रही है, यानी कि मगन तट के बाद महाद्वीपीय ढाल आते हैं। तो मैं बता दूं महाद्वीपीय मगन तट भी सबसे ज़्यादा अटलांटिक महासागर में ही पाए जाते हैं, ठीक है। तो अटलांटिक महासागर इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगले हम बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन से सुनामी प्रहारों से सर्वाधिक प्रभावित है, यानी कि सुनामी का सबसे ज़्यादा इफेक्ट कहाँ पड़ता है, ये आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, जो आपका परिप्रशांत तट रेखा। यानी कि आपको पता है कि सबसे ज़्यादा ज्वालामुखी और भूकंप कहाँ आते हैं, प्रशांत महासागर में आते हैं। जो आपका प्रशांत महासागर है, ठीक है, इधर आपका अमेरिका हो गया, इधर आपका क्या हो जाएगा एशिया, इधर आपका एशिया और इस साइड में यूएसए महाद्वीप और इस साइड एशिया हो जाएगा। तो यहाँ पर एशिया की साइड यहाँ पर जापान वगैरह है। तो यहाँ आपको पता है कि परिप्रशांत मेखला यानी कि महासागरीय प्रशांत महासागरीय ज्वालामुखी जो पेटी है वो पाई जाती है। तो यहाँ पर ज़्यादा ज्वालामुखी आएंगे, भूकंप आएंगे यानी कि समुद्र के अंदर। तो उससे सीधी सी बात है कि ज़्यादा प्रशांत महासागर में ज्वालामुखी भूकंप फटते हैं, तो उसके कारण सुनामी पैदा होती है। तो सुनामी का इफेक्ट प्रशांत महासागर में पड़ेगा। ऐसे कॉन्सेप्ट के साथ इस क्वेश्चन को आप कर सकते हैं, रटने की जरूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद में बात करते हैं इर्मिंगर जो जलधारा है में किस महासागर के में जल में प्रभावित होती है। तो ये आपकी उत्तरी अटलांटिक महासागर के अंदर प्रभावित होती है इर्मिंगर जलधारा, ठीक है। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं हम, आगे देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा एक खनिज पोषक तत्व पादपों के लिए आवश्यक समष्टि पोषक तत्व नहीं है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाए मैग्नीज, ठीक है। मैग्नीज पोषक तत्व यानी कि पेड़ पौधे उनके लिए आवश्यक तत्व नहीं है। सल्फर भी चाहिए, देखिए सीधी सी बात है कि सल्फर और फास्फोरस आप खेत में डालते ही हैं फसल में, ठीक है। तो मैग्नीशियम तो चाहिए ही, यानी कि मैग्नीशियम एक प्रकार का पोषक तत्व है, ठीक है। ये ह्यूमन में भी होना चाहिए, ठीक है, लेकिन सल्फर ये नहीं होनी चाहिए ह्यूमन में। लेकिन आपका जो पेड़ पौधों के लिए 3 चीज़ है, मैग्नीज की यहाँ जरूरत नहीं होती क्योंकि मैग्नीज एक धातु है, ठीक है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन जो आपका है क्वेश्चन नंबर सीरियल नंबर क्वेश्चन 16। तो इसका आप देखिएगा, हो सकता है कि अलग अलग में अलग अलग हो, लेकिन क्वेश्चन आईडी सीक्वेंस में अब की बार दे रखे इन्होंने, तो सीक्वेंस में ही होंगे लगभग अलग अलग। अगर कोई मिलान कर रहे अपने क्वेश्चन पेपर से जिन्होंने अभी अभी दिया है तो वो आप देख लीजिएगा, क्वेश्चन पेपर सीक्वेंस में ही है वैसे, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प अधोगामी जनसंख्या के बारे में सही विवरण अभिव्यक्त करता है। तो इसका जो राइट आंसर वो क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अंदर क्या देखा है ये देखिएगा कि सक्रिय आधार के पिरामिड निर्मित करती घटती जन्म दर और निम्न मृत्यु दर। यानी कि अगर जो आपका ये जो पिरामिड है, पिरामिड का जो आपका आकार है, ऐसे जो पिरामिड आपका इसका आकार जो है वो क्या कर रहा है कि अगर इसका जो आपका आधार, तो ये आपने 5 स्टेज पढ़ी होंगी, ठीक है। तो उसके अंदर से आपको पता है कि जिसका जो आधार है अगर जो चौड़ा होता है और ऊपर से वो बीड़ा होता जाता है, तो इसका मतलब क्या है कि जन्म दर और मृत्यु दर दोनों उच्च है। लेकिन अगर आधार संकरा है तो इसका मतलब है कि जन्म दर घटती जन्म दर निम्न मृत्यु दर का संकेत है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि प्रतिस्थापना दर क्या व्यक्त करती है। प्रतिस्थापना दर क्या व्यक्त करती है,
तो यह प्रजनन और आयुष, इसका ऑप्शन जो आपका हो जाएगा वो क्या, ऑप्शन नंबर 3 हो जाए। प्रजनात्मकता आयु समूह की प्रति 1000 महिला जनसंख्या पर महिला जन्म संख्या को व्यक्त करता है। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा जनसंख्या आंकड़े स्रोत प्रमुख घटनाओं जैसे जन्म, मृत्यु दर, विवाह आदि का अनिवार्य और विधिक पंजीकरण समाहित करता है। तो इसके अंदर क्या हो जाएगा आपका, यह आपका जनसंख्या के पंजी यानी कि रजिस्ट्रेशन ऑफ पॉपुलेशन के अंदर होते हैं ये आंकड़े। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा कि ये जीके एक टाइप का क्वेश्चन पूछ रहे हैं आजकल। ठीक है, निम्नलिखित में से किस देश में विख्यात है औद्योगिक प्रदेश पो नदी बेसिन अवस्थित है? तो ये आपका इटली के अंदर पाया जाता है। पो नदी बेसिन कहाँ है? वो इटली के अंदर है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित में से किस विद्वान ने ट्रांसपोर्टेशन एंड द सोशल फ्रेमवर्क कार्य जुड़ा है? तो इसका ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 M.E. हर्स्ट, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि इन्होंने जो ट्रांसपोर्ट द सोशल फ्रेमवर्क पर कार्य किया था, इन्होंने कहा था कि अगर हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं तो दूसरे स्थान के अगर जब हम जाकर रहने लगते हैं तो वहाँ की कल्चर हमें इफेक्टेड करती है, वहाँ का समाज हमें इफेक्टेड करता है। ठीक है, हम अपनी छाप वहाँ छोड़ते हैं और वहाँ के जो समाज के लोग हैं उनका इफेक्ट हम पर पड़ता है। तो इस पर इन्होंने काम किया था। तो ये ऐसे भूगोल ट्रांसपोर्ट यानी कि परिवहन भूगोलवेता थे जिन्होंने सामाजिक यानी परिवहन पर कार्य किया था। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखिएगा कि ट्रक तक कृषि कारखाना कृषि के लिए क्रमशः प्रमुख उत्पादों को पहचान करें। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो सब्जियों और कुक्कुट उत्पाद इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश ट्यूलिप पुष्प उत्पादन में विशिष्टकरण रखता है? तो इसका राइट आंसर जो आपका क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका नीदरलैंड। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, नीदरलैंड हो जाएगा। उसके बाद में आगे हम बात करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित स्थानिक बीमारियों और क्षेत्रों के युग्म पर विचार कीजिए। तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तो इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ठीक है, बी और डी। बी यानी कि जो लाइथाइरस छोटा नागपुर पठार, और डी आपका गेका हिमालय प्रदेश गेका में ये बीमारी होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा सीमांत क्षेत्र और सीमा के बीच विभेद प्रतिमान क्रिस्टोफ द्वारा प्रस्तावित नहीं है? तो प्रस्तावित नहीं है ये यहाँ बताया गया है। तो इसके अंदर जो आपका इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 सीमांत क्षेत्रफलीय और परिसीमाएं रेखीय प्रकृति की होती हैं। ठीक है, तो ये इसके अंदर नहीं दर्शाया गया था, प्रतिमान क्रिस्टोफर द्वारा प्रस्तावित नहीं है। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि निम्न कौन सी जानकारी राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर भारतीय जनगणना 2011 में निहित संग्रहित है नहीं है? ठीक है, तो आधार जनसंख्या यानी कि बेस पॉपुलेशन इसके अंदर नहीं है। आप देखते हैं जन्म, लिटरेसी रेट है और लिंग सेक्स रेशो, ये सारी चीज़ इसके अंदर आती है, लेकिन आधार संख्या नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि एक मिनट रुकिएगा। अगला क्वेश्चन दिया कि निम्नलिखित में से कौन सा पवित्र बौद्ध धर्म का स्थल सबसे पूर्व देशांतर पर स्थित है? तो राजगृह। ठीक है, कॉन्सेप्ट पूछ लिया, राजगृह कहाँ है? बिहार के अंदर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा जिला और मुख्य जनजातीय समूह का युग्म सही है? ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखिएगा, इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 तवांग और आदि। तवांग आदि ये सही है, बाकी कोई सम्मिलित नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से
किसमें त्रिकोणमिति के सिद्धांत दिए गए? तो ये किसमें दिए गए थे? सूर्य सिद्धांत में त्रिकोणमिति के सिद्धांत दिए गए थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, तो यहाँ हम बात कर लेते कि जो एंथ्रोपोजोग्राफी है वो किसकी है? इरेटोस्थीनीज की है। ठीक है, और रिहला है वो किसकी है? ये आपको कमेंट में बताना है। ये अरब भूगोलवेत्ता है कोई, उसकी है, लेकिन आपको कमेंट में इसका आंसर बताना है। ठीक है, आपकी देखते हैं कितनी रिवीजन है। और अगला क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित में से किस सूर्य ग्रहण के पूर्वानुमान तथा जल आधारित ब्रह्मांड विज्ञान के लिए याद किया जाता है? तो इसका हो जाएगा थेल्स हो जाएगा, इन्होंने इस पर काम किया था। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि ये एक नया क्वेश्चन निकल के आया कि अंग्रेजी के ज्योग्राफी शब्द में जीई को छोड़ने का आरोप निम्नलिखित में से किस पर लगाया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हार्टशोन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा कि स्थलीय समग्र का सिद्धांत निम्नलिखित में से किस विशेषज्ञ ने दिया था? तो ये किसने दिया था? ब्लास ने दिया था। टेरिस्ट्रियल जो आपका टेरिस्ट्रियल वॉल का जो कॉन्सेप्ट है वो किसने दिया था? डाल्डिला ब्लास ने दिया था। अगला क्वेश्चन देखिएगा आपका रिग्रेशन से रिलेटेड ये क्वेश्चन आ गया है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन पेरेसन उत्पाद चरण सहसंबंध गुणांक आर के संबंध में सही नहीं है? सही नहीं है ये पूछा गया है, तो इसका थोड़ा सा आप ध्यान से देखिएगा क्या इसका दिया गया है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2, आर के नामिक और क्रमिक माप पर मापित दो चरों के बीच संबंध का अप्राचालिक माप है। ठीक है, तो ये इसका जो है सुमेलित नहीं है, बाकी सभी ठीक हैं। अगला क्वेश्चन है कि ये देखिएगा कि प्रकीर्ण का कौन सा प्रकार लालिमापूर्ण सूर्यास्त के लिए उत्तरदायी है? तो रेले जो प्रकीर्ण है वो इसके लिए उत्तरदायी है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये क्वेश्चन आपका स्केल का क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, दो सड़क प्रतिच्छेदनों के बीच की मापित दूरी फोटोग्राफ पर 10 मिलीमीटर है, मानचित्र पर 50 मिलीमीटर है। तो यदि मानचित्र का आरएफ प्रदर्शित है तो 1:5:0:0:0, तो फोटोग्राफिक का मापक कौन सा होगा? तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? देखिएगा, इसका क्वेश्चन कौन सा है ये रुकिएगा, क्वेश्चन नंबर कितना है ये? क्वेश्चन नंबर 34। तो इस क्वेश्चन को आप सोल्व करेंगे जैसे कि इधर रखा है कि एक मिनट रुकिएगा, हिंदी मीडियम का निकाल लेते हैं। नीचे क्या कहता है कि दो सड़क प्रतिच्छेदनों के बीच मापित दूरी फोटोग्राफ पर, यानी कि फोटोग्राफ पर दो, ये एरियल फोटोग्राफ है, इस पर दो बिंदुओं के बीच की दूरी कितनी है? 10 मिलीमीटर है। ठीक है, और मानचित्र, एक मानचित्र है उस पर कितनी है? दो बिंदुओं के बीच की दूरी 50 है। ठीक है, तो यदि मानचित्र का आरएफ स्केल जो आपका है वो 1:50 है, तो इसका जो फोटोग्राफ का मापक, यानी एरियल फोटोग्राफ जो आपकी, उसकी स्केल आपको बतानी है। तो इसके आपको पता है कि इसका जो सूत्र होता है, इसका सूत्र क्या होता है? MSSF। ठीक है, MSF यानी कि आपका मैप का स्केल और फ्रैक्शन। ठीक है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी। तो इस प्रकार से इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो आपका 50 मिलीमीटर बराबर 10 और बराबर में कितना है? 1:50,000 है। तो इसको ये 10 से 10 कट गई, और इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 50,000 को 5 से, तो आपका आएगा 25, यानी कि 2.5 लाख। ठीक है, तो 2,50,000 आपका ये ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार कैलकुलेशन करेंगे तो आप। अगला क्वेश्चन है देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा वक्र पृथ्वी के भूभाग, भूखंड को और समुद्र तल क्षेत्र के अनुपात को प्रदर्शित करता है? तो हाइसोमेट्रिक कर्व जो आपका है, यानी कि हिप्सोग्राफिक कर्व वक्र है, वो क्या होता है? इस प्रकार से जो है
ये होता है, यानी कि कोई समुद्र तल से कितना ऊंचा है, तो इस प्रकार कर्व बनाया जाता है। यहाँ क्या होती है कि जो आपकी ऊंचा हाइट होती है किसी स्थान की यानी कि समुद्र तल से, और यहाँ क्षेत्रफल होता है। यहाँ क्या होता है, क्षेत्रफल रखा जाता है, एरिया। यहाँ क्या आएगा, नीचे एरिया रखा जाता है। तो कई बार क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जा सकता है कि जो हाइसोमेट्रिक कर्व होता है, हिप्सोग्राफिक वक्र, उसके अंदर जो एक्स एक्सिस पर क्या रखी जाती है, हाइट रखी जाती है, और वाई एक्स पर आपका क्या रखा जाता है, एरिया रखा जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से है। उसके बाद में और बात कर लेते हैं कि जो लोरेंज वक्र है उसके अंदर क्या है, आय व्यय का असमानता का वितरण दर्शाया जाता है। इस प्रकार से लोरेंज जो कर्व बनता है। ठीक है, और इसके अंदर क्या होता है कि ये मान क्या होता है, एक होता है। ठीक है, यह मान एक होता है, 0 और 1 के बीच होता है। जितना ये समान रेखा के जो मान इसके क्लोज होगा, समानता उतनी ही कम होगी। जितना इस लाइन से दूर जाते जाएंगे जैसे ऐसे, तो समानता असमानता क्या है वो बढ़ती जाएगी। ठीक है, दूसरा हम बात कर लेते हैं जो आपका उसके बाद में हाइड्रोग्राफिक वक्र, तो इसका तो थोड़ा मुझे अभी ध्यान नहीं है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं। अगला हम बात करते हैं कि ये जो क्वेश्चन आपका इंडियन ज्योग्राफी का क्वेश्चन आया हुआ है, इसके अंदर क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा एक नदी और उससे जुड़ी परियोजना नदी के ऊपरी भाग से निचले भाग की ओर सही क्रम पर परियोजना के स्थान के अनुसार सम्मिलित कीजिए। तो आपका इसका जो राइट आंसर वो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, एक मिनट रुकिएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाए, दामोदर नदी, तेनू घाट, पंचेत और दुर्गापुर बराज, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि आपका अगला क्वेश्चन जो आया हुआ है कि कोपेन के भारत के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार अरुणाचल प्रदेश का अधिकतम भाग निम्नलिखित में से किस वर्णाक्षर समूह द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो DFC, तो DFC जो आपकी जलवायु वो कहाँ पाई जाती है, अरुणाचल प्रदेश के अंदर आपकी पाई जाती है। ET टुंड्रा ये कहाँ पाई जाती है, आपकी जम्मू कश्मीर उत्तराखंड में पाई जाती है। ठीक है, उसके बाद में CWG कहाँ पाई जाती है, मध्य यानी कि जो आपका उत्तरी भारत का गंगा का मैदान है वहाँ पर पाई जाती है। ठीक है, AW है उष्ण कटिबंधीय, ये आपकी जो वहाँ पर पाई जाती है, क्या नाम है आपका, पठार, दक्षिण के पठार के अंदर ये पाई जाती है, AW प्रकार की जलवायु है। ठीक है, उसके बाद में अगली बात करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित में से किस नदी का अफवाह बेसिन सबसे बड़ा है। तो जो आपका चंबल नदी है इसका अफवाह बेसिन सबसे बड़ा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित में से कि कौन सा इस्पात संयंत्र कोयले खदानों के निकट स्थित है। तो जो आपका बोकोरा है, बोकोरा इस्पात संयंत्र है वो यहीं पर स्थित है। ठीक है, और भिलाई आपका वो कहाँ पर है, छत्तीसगढ़ में है। राउरकेला कहाँ है, उड़ीसा में है। भद्रावती कहाँ है आपका, ये आपका पड़ेगा आंध्र प्रदेश में। ठीक है, और उसके बाद में बात करते हैं, थोड़ा सा और देख लेते हैं। जो राउरकेला है वो इस्पात संयंत्र है वो किसके सहयोग से, वो जर्मनी के सहयोग से स्थापित किया गया था। और जो आपका भिलाई है वो किसके सहयोग से, रूस के सहयोग से स्थापित किया गया था। ठीक है, और ये बोकोरा है, इनका मुझे थोड़ा ध्यान नहीं है कि किसके देश के सहयोग से स्थापित किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, क्या कहता है कि निम्नलिखित से किस टकराव भिड़ंत क्षेत्र में प्लेटें स्थायी रूप से जुड़ जाती है तथा इसके अतिरिक्त कोई विवर्तनिक क्रिया घटित नहीं होती। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, देखिएगा इसका राइट आंसर हो गया वो आपका हो जाए महाद्वीपीय भ्रंश। जो महाद्वीपीय भ्रंश है उसके अंदर किसी प्रकार की कोई विवर्तनिक क्रियाएं घटित नहीं होती। ठीक है, अपसारी के अंदर क्या होता है कि दो प्लेटें हैं, जैसे दो प्लेटें हैं वो एक दूसरे की तरफ आती हैं। ठीक है, एक दूसरे की तरफ आती हैं, सॉरी ये थोड़ा सिंबल से नहीं बन पाया, यानी कि एक दूसरे की तरफ आती है ये। ठीक है, ऐसे इस डायरेक्शन में, यानी कि सॉरी अपसारी के अंदर क्या आता है, दो प्लेटें एक विपरीत डायरेक्शन में जाती हैं। क्या है, विपरीत डायरेक्शन में जाती है। ठीक है, ऐसे आपका विपरीत डायरेक्शन में चली जाती हैं। और उसके बाद में सेपण के अंदर क्या होता है कि सेपण के अंदर क्या होगा कि आपकी जो एक प्लेट है ये दूसरी प्लेट के नीचे ऐसे चली जाती है। ठीक है, यानी कि जो अधिक घनत्व वाली प्लेट है वो कम घनत्व वाली प्लेट के नीचे सरक जाती है, इसे सेपण कहते हैं। और यहाँ फिर ऐसे ज्वालामुखी क्रिया घटित होती है।
उसके बाद में अब बात करते हैं जो आपका रूपांतरण भ्रंश है। रूपांतरण भ्रंश में क्या होता है कि जो कोई भी चट्टान है वो एक दूसरे के भिड़ ना तो पास आती बल्कि एक दूसरे के साथ साथ सरक जाती है, इनकी पार्श, ठीक है, इसे रूपांतरण भ्रंश कहते हैं। तो आगे अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। तो ये आपका निम्नलिखित में से कौन सा कथन भूकंपीय तरंगों के बारे में सही है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा BC हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि जो PS तरंग है तरंगों की तुलना में तीव्र गति से गतिमान होती है, यानी कि P तरंग है। तो जो आपकी P तरंगे है, देखिएगा कि जो आपको पता है कि जो P तरंगे है P तरंगे S तरंगों की तुलना में तीव्र गति से गतिमान होती है, यानी कि P तरंग है, ये बात सही है कि जो आपकी P तरंगे है, यानी कि जो P तरंगे S तरंगों की तुलना में तीव्र गति से गतिमान होती है, कि सबसे पहले यही धरातल पर पहुंचती है, ठीक है, तो इनकी गति ज़्यादा होती है, ठीक है। और दूसरा आपका कि L तरंगे टेढ़े मेढ़े पथ का अनुमान करती है और P और S तरंगों के बाद पहुंचती है इनकी धरातल, ये वेव L तरंगे होती है, ठीक है, ये सबसे लास्ट में आती है। सबसे पहले P प्राथमिक तरंगे, उसके बाद S, उसके बाद L। P वेव अनुप्रस्थ तरंगे कहते हैं इन्हें, S तरंगे अनुदैर्ध्य तरंगे। L वेव ने इनका आविष्कार किया था, इसलिए इन्हें L वेव कहते हैं, ठीक है। और जो प्राथमिक तरंगे हैं वो क्या है, प्रकाश तरंगों के समान होती है, ठीक है। और जो प्राथमिक तरंगे है वो तीनों माध्यम से, ठोस द्रव तीनों माध्यम से गुजर सकती है। और जो S तरंग है, सेकंड वेव जिन्हें बोलते हैं S तरंगे हैं, वो क्या है आपकी है, वो तरल माध्यम में, यानी कि आपके लिक्विड में ये गायब हो जाती हैं। और उसके बाद में जो आपकी L तरंगे है, ये भी तीनों माध्यम से गुजर सकती है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा खतरनाक तरंगे कौन सी होती हैं? L वेव होती हैं, जो सबसे बाद में आती है, ठीक है। तो L वेव सबसे खतरनाक होती है। जैसे कि वर्तमान में पाकिस्तान के अंदर भूकंप आया था, ठीक है, तो और अलग अलग जगहों पर भूकंप मेनली आते ही रहते हैं, तो वो करंट अफेयर के पोर्शन आप उसके अंदर भी कर लीजिएगा कितनी तीव्रता का भूकंप आए, ठीक है। जैसे अब पाकिस्तान के अंदर करीबन 5.9 तीव्रता का भूकंप आया है, 5.9 तीव्रता का जो भूकंप आया है, ठीक है। और आगे हम बात कर लेते हैं, देखिएगा अगला क्वेश्चन आपका क्या हुआ है, ये जियोमॉर्फोलॉजी का क्वेश्चन है आपका। निम्नलिखित में इस कथन पर प्लेट विवर्तन के बारे में सही है। तो प्लेट विवर्तन के बारे में कौन सा कथन सही है? इसके अंदर क्या दे रखा आपका, देखिएगा क्वेश्चन कौन सा है, क्वेश्चन नंबर आपका 42, ठीक है। तो इसका जो आपका राइट आंसर वो देखिएगा क्या हो जाएगा आपका A और C हो जाएगा। A और C में क्या है कि आपका प्लेट विवर्तनिक भूतल के स्थलाकृति लक्षणों के निर्माण का मुख्य बल है, ठीक है। और रेडियो सक्रियजन्य ऊष्मा प्लेट विवर्तन के पीछे निहित बल है, यानी कि जो आपको कहता है कि रेडियो वेव किसने दिया था? रेडियो वेव जो यानी कि 7 तरंग धारा का सिद्धांत किसने दिया था, ये आपको कमेंट में बताना है, कई बार पूछ लिया जाता है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि आपका जो A और C है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। और आपको कमेंट में बताना है कि जो 7 तरंग धारा सिद्धांत वो किसने दिया था, ठीक है। यानी कि लावे के रूप में जो तरंगे नीचे से 7 तरंगों के रूप में चलती है। अगला क्वेश्चन देखिएगा,